A very warm welcome to all of you, those who are watching the session regarding NTSC examination. This session is regarding NTSC examination. As you know, NTSC examination में दो पेपर आते हैं, पेपर 1 of mental aptitude test and paper 2 of SAT. The session is based on first paper. आज हम लोग जो NTSC एग्जामिनेशन में हमारा मैट का जो हमारा पेपर आता है उसको हम लोग डिस्कस यहाँ पर कर रहे होंगे. फर्स्ट वी मूव ऑन, इससे पहले कि हम लोग अपने सेशन में फर्दर आगे बढ़े, बेसिकली एक रफ आइडिया ले लेते हैं कि व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन टुडेज सेशन. There are multiple types of doubts and queries of students while preparing for NTSC and specifically for MAT. Okay, and one thing more I would like to add here, MAT को हम reasoning भी बोल सकते हैं या reasoning बोलते हैं. अच्छा, reasoning नाम might be more common than as compared to MAT. रीजनिंग से शायद आप जल्दी कनेक्ट कर पाएं. आप उसको रीजनिंग बोले, मैट बोले, दोनों एक ही चीज हैं. जो सिलेबस और जो क्वेश्चंस आपके रीजनिंग में आते हैं, सेम क्वेश्चन आपके मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट में एनटीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो आई वाज डिस्कसिंग कि बिफोर वी मूव फर्दर इन द सेशन टुडे, the basic idea is of this session is to cover the problems of the candidates. बहुत सारी कई बार queries होती हैं कि strategies क्या होनी चाहिए, concepts क्या होनी चाहिए, MAT, what is the atmosphere, what is the nature of examination in NTSC's MAT section, that is paper 1. So this section will cover all of those your queries, the strategies in the examination room, the strategies which you have to follow in your study room, what would be the your timetable to study this paper 1, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं. एंड और सबसे ज्यादा ध्यान हम लोग थोड़ा इस पे भी फोकस करेंगे, what is this reasoning, एज के हमारा जो ये रीजनिंग टॉपिक है थोड़ा सा नया टॉपिक है. आई होप कि आपके कैरिकुलम में ये अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा. हमारे स्कूल के कैरिकुलम्स में अभी ये नहीं है. फिक्स 6th 7th स्टैंडर्ड्स में आप नहीं पढ़ रहे होंगे. जस्ट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एनटीएससी एग्जामिनेशन, इसलिए आप ये रीजनिंग या मैट का जो है सिलेबस इसको आप पढ़ रहे हो, रादर देन आपके जो रेगुलर आपका जो कैरिकुलम है वहां पर इस तरीके का सब्जेक्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है. अगर वेटेज की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की पैटर्न की बात करें, तो फर्स्ट स्लाइड में आपको दिख रहा होगा पेपर 1 इज ऑफ मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट विच आई हैव डिस्कस्ड. number of question asked is 100, the total marks is 100 and examination duration is of 2 hours. Okay, जो 2 आवर्स का एग्जामिनेशन ड्यूरेशन है 120 मिनट्स अप्रॉक्स, और जो पेपर सेकंड है उसमें मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंसेस, यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हो रहा है. आप देखिए पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही आपको देने होते हैं. पेपर 2 में मल्टीपल चैप्टर्स, मल्टीपल टॉपिक्स हैं जो आप कवर्ड हैं. फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स में सब कुछ आपका मैथ्स का जो भी आप टिल योर स्टडीज नाउ आपसे जो भी पढ़ गए हैं वो आपसे पूछ रहा होगा. सोशल साइंसेस कवर ऑल योर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, civics and every subjects which are covered in social science. साइंस की अगर हम बात करें तो आपसे यहाँ फिजिक्स के भी क्वेश्चंस हैं, आपसे पूछे जाने वाले हैं. यू आर बीइंग आस्क्ड योर केमिस्ट्री क्वेश्चंस, बायोलॉजी क्वेश्चंस विल आल्सो बी आस्क्ड फ्रॉम यू. तो काफी ज्यादा सब्जेक्ट्स का मिक्सचर है पेपर सेकंड में. बट व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेसिफिकली ऑफ पेपर 1 मैट दैट व्हिच वी आर डिस्कसिंग इन दिस सेशन, सिर्फ रीजनिंग के क्वेश्चन उसमें आ रहे होते हैं, 100 क्वेश्चन उसमें आ रहे होंगे. तो अगली स्लाइड में आप देख रहे होंगे कि वहां पे आपको दिख रहा होगा 50% ऑफ द वेटेज ऑफ योर एग्जामिनेशन इज ऑफ मैट. अगर क्वेश्चन के पेपर को हम डिवाइड करें, जो 200 नंबर का पेपर है उसमें 100 नंबर के क्वेश्चन सिर्फ रीजनिंग से ही आने वाले हैं. तो दिस itself becomes a important point, important part of your paper. तो we have to take it seriously. आपको सीरियसली लेना पड़ेगा इस तरीके से. जैसे कि अगर मैट और एसईटी सैट, अच्छा मैं मैट को रीजनिंग नाम से भी आपको बीच डोनेट करता, आपको आइडिया देता रहूंगा, क्योंकि रीजनिंग एक कॉमन नेम है. आपने माइट बी पॉसिबल कि आपने घर में ये रीजनिंग सब्जेक्ट का नाम सुना हो. 100 क्वेश्चन are asked in max portion in MAT portion in 120 minutes. 120 मिनट होते हैं आपके पास 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. सेम क्वेश्चन और सेम नंबर ऑफ टाइम आपके पेपर सेकंड में भी है. अच्छा, 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, तो ऑन एन एवरेज पर पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट से ज्यादा है.
माइट बी पॉसिबल कि काफी लोगों को वहां बैठकर लग रहा होगा सर 1 मिनट से ज्यादा, 1 मिनट से क्वेश्चन में हम कैसे सॉल्व करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो रूल है या ये जो पैटर्न है, इट्स नॉट ओनली फॉर यू, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है। ऑल दोज एस्पिरेंट्स हु आर गिविंग एग्जामिनेशन ऑफ एनटीएससी, जो भी एनटीएससी का एग्जामिनेशन है वो सभी के लिए है, तो वो कंपटीशन बराबर ही हो गया और लोग कर भी लेते हैं। अगर प्रिपरेशन आपकी अच्छी है तो यू कैन मैच द थिंग्स, एंड व्हेन यू विल प्रिपेयर वेरी हार्डली, बहुत हार्ड वर्क आप करोगे, बहुत अच्छे से आप तैयारी करोगे, तो यू विल फाइंड 1 मिनट इज सफिशिएंट। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग देखो, अगर आपके पास एक अच्छी सी तैयारी है तो 1 मिनट से ऊपर का जो टाइम है, इट्स गुड इनफ टू डू। तो टाइम का कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अगर सेट पोर्शन की बात करें तो मैथ्स, सोशल स्टडीज एंड साइंस, तो इसमें मैं आपको एक चीज थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियसली आपको बताया कि ये आपके कैरिकुलम में ऑलरेडी है, लेकिन जो रीजनिंग का जो पार्ट है वो आपके कैरिकुलम में नहीं है, एकदम नया सब्जेक्ट है। एनटीएससी में आप उसको पढ़ोगे, उसको आप इसके क्वेश्चंस इसमें आएंगे। तो अब जरा अगर वेटेज को अगर हम लोग देखें तो जितने सवाल मैथ्स, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स सब मिला के जितने क्वेश्चन पूछे जाने हैं, उतने अकेले क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे जाने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंस तो है इसकी, ठीक है। तो मतलब इस पर मेहनत करनी है, वी हैव टू डू हार्ड वर्क ऑन इट एंड वी कैन ऑल्सो डू इट इफ विथ रेगुलर प्रैक्टिस। अगर रेगुलर प्रैक्टिस रहेगी तो इट्स अचीवेबल टास्क। ओके, अब बिफोर वी प्रोसीड, इससे पहले कि आगे बढ़े, थोड़ा सा समझ लेते हैं इस सब्जेक्ट के बारे में। व्हाट इज दिस सब्जेक्ट फॉर। आप इसको रीजनिंग बोले, मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट बोले, मोर और एवर दोनों एक ही चीज है, ठीक। अगर मैं बात करूं अब मेंटल एबिलिटी टेस्ट, व्हाट इज मेंटल एबिलिटी टेस्ट, व्हाई एनटीएससी इज आस्किंग रीजनिंग। तो सबसे पहले एक चीज दिमाग में रखिए कि रीजनिंग, डू नॉट ट्रीट रीजनिंग जस्ट एज अ सब्जेक्ट। इसको सिर्फ एक सब्जेक्ट की तरह मत ले। रीजनिंग एक हम अपनी डेली लाइफ में भी चीजों को यूज करते हैं। अगर स्टार्टिंग में देखो, रीजनिंग इटसेल्फ, रीजनिंग का जो वर्ड है वो बना ही रीजन से है। रीजन, द रीजन बिहाइंड एवरीथिंग। हम अपने सुबह जब आप अर्ली इन द मॉर्निंग आप उठते हैं टिल यू गो टू द बेड टू स्लीप, दिन में कई बार आप रीजनिंग अप्लाई करते हैं। इट्स जस्ट नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स ऑल्सो कनेक्टेड टू योर प्रैक्टिकल अप्रोच और डेली टू डे लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि आपके घर में एक फॉर एग्जाम्पल योर फादर, योर मदर इज गोइंग आउटसाइड योर हाउस, ऑफिस जा रहे हैं या घर से बाहर कहीं पर जा रहे हैं, एंड सडनली दे फाइंड कि देयर मोबाइल फोन इज मिसिंग, उनका मोबाइल फोन मिस हो रहा है। अब सारा घर मोबाइल फोन ढूंढने में लगा है। अब इतने में आपका दिमाग एकदम क्रिटिकल थिंकिंग कर रहा है। क्या कर रहा है, आपने अपने घर में जो दूसरा फोन है उससे जो मोबाइल मिस हो गया उस पर आपने रिंग कर दिया। हाँ, बट ऑब्वियस वो साइलेंट में नहीं होना चाहिए, बट ऑब्वियस रीजंस। तो आपने रिंग कर दिया, तो वो साउंड आपने सुन ली, तो जल्दी से आपको पता चल गया कि मोबाइल फोन कहाँ है। व्हाट इज दिस, दिस इज योर क्रिटिकल माइंड, दिस इज योर जिसको आप कह सकते हो स्मार्ट वर्क, दिस इज रीजनिंग। तो जस्ट डू नॉट ट्रीट रीजनिंग एज अ सब्जेक्ट। इसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत जगह अप्लाई कर सकते हैं, एंड दिस इज व्हाट द रीजन कि एनटीएससी हैव गिवन दिस मच वेटेज इन द एग्जामिनेशन में। इसी वजह से रीजनिंग का बहुत ज्यादा वेटेज एनटीएससी ने दे रखा है। अब एक चीज और दिमाग में आएगी, व्हाई, कि एंड रीजनिंग पूछकर एनटीएससी क्या एनालाइज करना चाहता है एक कैंडिडेट से। रीजनिंग इज फुल्ली बेस्ड ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग इज बेस्ड ऑन योर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ इस तरीके से सेट है जिससे आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पता चलती है, आपकी विजुअल पावर पता चलती है, आप चीजों को कैसे एनालाइज करते हो। ये सारी चीजों का जो कॉम्बिनेशन है, ये सारी चीजों की आपकी जानकारी आपसे चाहिए तो वहां पर एनटीएससी रीजनिंग के माध्यम से आपकी माइंड की शार्पनेस को जज कर सकता है। अब रीजनिंग में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके के टॉपिक्स है रीजनिंग में, उस पर बात अगर करें तो रीजनिंग इज नॉट टू कोर मैथ्स। रीजनिंग में बहुत ज्यादा एडवांस मैथ्स नहीं है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री, साइन, कॉस, थीटा आपको इन्वॉल्व होना है। बहुत कोर आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिजिक्स की न्यूमेरिकल्स नहीं है। इट्स अ बेसिक टच। आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशंस मैथ की इसमें करनी पड़ सकती हैं, थोड़ी बहुत इसमें आपकी जनरल नॉलेज का भी आपको काम आएगा, बट इट्स नॉट कोर मैथ्स, इट्स नॉट कोर साइंस।
तो इट्स थम्स अप फॉर दोज स्टूडेंट्स। आप में से काफ़ी कैंडिडेट्स होंगे जिनके दिमाग में होगा सर मैथ्स मेरी उतनी स्ट्रांग नहीं है जितना मैं सोच रहा हूँ, या सोशल स्टडीज़ या साइंस मेरी उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद भी अगर आप मैथ में अच्छी मेहनत कर लेते हो तो यू कैन हैव अ यस इन योर एनटीएससी एग्जामिनेशन। आप एनटीएससी एग्जामिनेशन में स्टिल यू कैन परफॉर्म बेटर। ओके, और अगर रीजनिंग में अगर और थोड़ा सा डिटेल में अगर जाएं तो वी कैन ऑल्सो से कि एक रैंडम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक रैपिड एग्जाम्पल। मान लीजिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ही इज द ओनली सन ऑफ योर ग्रैंडफादर, वह अपने दादा का इकलौता पुत्र है। हाउ इज रिलेटेड टू यू, वह आपसे कैसे संबंधित है? तो अभी ये तो बहुत कॉमन सा सवाल है, क्योंकि दादा दादी नाना नानी ग्रैंडफादर ग्रैंड चाइल्ड इन लॉज ब्रदर इन लॉ आंट एंड मदर इन लॉ, ये दीज आर नॉट न्यू वर्ड्स फॉर अस, हम सुनते रहते हैं अपने घर में। ठीक, तो जो क्वेश्चन था हु इज द, ही इज द ओनली चाइल्ड और ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, दादा का इकलौता पुत्र आपका फादर हो गया। दिस इज रीजनिंग क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन का एक जो मैंने क्वेश्चन आपसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ब्लड रिलेशन एक चैप्टर है आपके रीजनिंग में जो पूछा जाता है। तो फिर से वही बात वापस से रिपीट होकर आ गई कि जो आप डेली लाइफ में चीजों को देख रहे हो वही सारी चीजें अब एक एग्जाम के या क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे पूछी जा रही हैं। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, एक कोई अलग से कोई नया सब्जेक्ट नहीं है जिसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट से एकदम से आ गए। जो सारी चीजें हम अपने आसपास देख रहे हैं, जो आप डेली लाइफ में कनेक्ट कर रहे हो, बस उसी को क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूछा जा रहा है। हाँ, बट ऑब्वियस अगर किसी चीज के आप क्वेश्चन में डालोगे, किसी चीज इन सब चीजों को क्वेश्चन आप बनाओगे तो क्वेश्चन का अपना एक मोटिव, एक ब्यूटिफिकेशन होता है। तो क्वेश्चन का एक फॉर्मेट होता है, क्वेश्चन के पूछने की अपनी लैंग्वेज होती है, तो वो लैंग्वेज आपको देखने को जरूर मिलेगी। बाकी रीजनिंग इज वेरी इजी टू डू, वेरी फन सब्जेक्ट, वेरी गुड सब्जेक्ट। और रीजनिंग पढ़ने से आपके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। आप सिर्फ एनटीएससी एग्जाम के लिए एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं करो, आपका दिमाग भी शार्प, यू विल स्टार्ट थिंकिंग क्रिटिकली while you are going through the phase of while you are studying reasoning। एक और प्लस पॉइंट है एनटीएससी में रीजनिंग पढ़ने का, लाइक वो फॉर एग्जांपल जैसे हमारे घर में हमारे फादर्स जो है वो बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉर देयर फ्यूचर्स, फॉर योर फ्यूचर्स बेसिकली। तो जो ये आप एनटीएससी में जो रीजनिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, दिस इज ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट फॉर योर फ्यूचर्स। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ट्वेल्थ के बाद हम लोग पढ़ाई खत्म करने वाले हैं, ट्वेल्थ के बाद कुछ पढ़ने वाले नहीं है। वी विल गो फर्दर इन आवर स्टडीज। मैनी ऑफ यू सिटिंग ओवर देयर माइट बी एस्पायरिंग फॉर यूपीएससी। Those you do not know what is यूपीएससी, मैं ब्रीफ कर देता हूँ। यूपीएससी एक एग्जामिनेशन बॉडी है गवर्नमेंट की जो आईएएस और आईपीएस की सिविल सर्विस की एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते हैं। यू बिकम एन आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर आफ्टर क्रॉसिंग दिस एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर भी रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। तो जो हाँ थोड़ा सा लेवल वहां पर थोड़ा सा ऊपर हो सकता है क्योंकि एज कंपेयर टू दिस एग्जामिनेशन, बट मोर और एवर बेसिक्स आर द सेम। नॉट ओनली यूपीएससी, देयर आर, अगर आप अपने ग्रेजुएशन के बाद मैनी ऑफ यू आर मे बी एस्पायरिंग फॉर कैट एग्जामिनेशन फॉर एमबीए। तो एमबीए में भी रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो जब आप वहां पढ़ोगे तो आपको यू मे नॉट फाइंड इट अ न्यू वन, आपको कुछ नया नहीं लगेगा। आपको लगेगा हाँ मैंने पढ़ा था वंस व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एनटीएससी एग्जामिनेशन, अभी उसका दोबारा से एक रिवीजन और थोड़ा सा लेवल बढ़ गया। अच्छा, इसके अलावा एक जगह और भी आप यूज कर सकते हो, नॉट ओनली फॉर इन गवर्नमेंट सेक्टर। एक अच्छे करियर में जब आप कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए जाते हैं तो जो बहुत सारी कंपनियां आपके कॉलेज में आ रही होंगी। आजकल ट्रेंड क्या हो रहा है, कॉलेज में जो कंपनी आती हैं फॉर कैंपस प्लेसमेंट्स, दे ऑल्सो टेक देयर सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। वो अपना एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट लेते हैं, उसमें भी मेंटल एबिलिटी पूछते हैं। तो अगेन कि आपका एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट हो गया। जो आप आज एनटीएससी के लिए पढ़ रहे हो तो कभी नॉलेज खराब नहीं जाती, एज वी ऑलवेज लिसन कि पढ़ाई कभी खराब नहीं जाती। तो ये आप फ्यूचर में भी आपके काम आने वाली है। ओके, सो द बेसिक आइडिया ऑफ द रीजनिंग इज नॉट टू बी पैनिक। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है कि नया सब्जेक्ट हो गया कैसे करेंगे। इट्स रियली इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ओके,
नेक्स्ट स्लाइड में आपको अपनी रीजनिंग का जो सिलेबस है, जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट का जो सिलेबस है आपके एनटीएससी एग्जाम में, वो आपको दिख रहा होगा. द रीजनिंग इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन, वर्बल एंड नॉन वर्बल. What is verbal reasoning? Verbal reasoning का वो पोर्शन है in which you give answer of the questions after reading it. Verbal reasoning में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जो क्वेश्चन है उनके आंसर उनको पढ़कर देते हैं. मीन्स क्वेश्चन आर लैंग्वेज बेस्ड. बट व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन वर्बल रीजनिंग, इन नॉन वर्बल रीजनिंग क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन इमेज फॉर्म. देयर आर सम क्वेश्चन included in today's session. You will let's see in today's session later on. तो नॉन वर्बल में वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आप इमेजेस देख रहे होते हैं. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल. देयर आर मल्टीपल चैप्टर्स यू माइट बी सीइंग. अल्फाबेट सीरीज, एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, डिस्टेंस, लॉजिक सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, मिसिंग टर्म, दीज आर फ्रॉम वर्बल. नॉन वर्बल की बात करें तो क्यूब एंड डाइस, एम्बेडेड फिगर्स, वाटर इमेज, मिरर इमेज. तो देयर आर मल्टीपल चैप्टर्स. अच्छा, क्योंकि ये सिलेबस में है, दैट्स व्हाई दे आर ऑन स्लाइड. आपकी सिलेबस में, इसलिए आपकी स्लाइड में आपको चैप्टर्स दिख रहे हैं. लेकिन अगर लास्ट 2-3 इयर्स का मैं ट्रेंड देखूं, ठीक है, अगर आप उस पर थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो इनमें से जो आपको अपने सिलेबस में इस समय जो चैप्टर्स दिख रहे हैं, बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं विच आर इवन नॉट टच्ड, विच आर रिमेन अनटच्ड, जिनसे 1 नंबर के क्वेश्चन भी नहीं पूछे गए हैं. ओके, मतलब बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है एज कंपेयर टू सम अदर चैप्टर्स. इट डजंट मीन कि आप उन चैप्टर्स को मत पढ़ो, क्योंकि वी नेवर नो कि एग्जामिनर कब क्या पूछ ले. हाँ, लेकिन एक दिमाग में हमारे स्टैटिक्स रहेगा, एक डेटा रहेगा कि ये क्वेश्चन कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो उतने फ्रीक्वेंटली नहीं पूछे जा रहे हैं. अगली साइड में आपको वो स्टैटिक्स दिख रहे होंगे. 2018 का पेपर का पूरा रिसर्च वर्क आपको दिख रहा होगा ऑन योर स्क्रीन. सबसे पहली पॉइंट यहां पर ये है, why this statics is important, why this data or why this chart is important. So the answer is, if you have a proper analysis of your previous year papers, if you have a chapter wise analysis of previous year papers, it will be very helpful for you to prepare for your coming examination. It will make a road map in your mind that how you have to prepare and for how much you have to be prepared for your particular chapter. अगर दिमाग में ये डेटा रहता है ना, तो एक तैयारी करने में आसानी रहती है. हमें एक आइडिया रहता है कि इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आने हैं, इस पर हमें थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, इस पर थोड़ा ठीक है हम इतने टाइम से भी कलाम चला सकते हैं. लेकिन कुछ ही स्पेसिफिक ऐसे चैप्टर हैं जो बहुत ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड करते हैं. अब इस चार्ट में आप देखोगे तो 3 तरीके से डिवाइड किया हुआ है, इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट. सबसे पहला जो चैप्टर है ऑड वन आउट से 2018 में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 5 इजी क्वेश्चन थे, 2 मॉडरेट क्वेश्चन थे और 3 डिफिकल्ट क्वेश्चन थे. ठीक, ये मैं डिफिकल्ट वाले पॉइंट पे आप थोड़ा सा ज्यादा गौर करिएगा, क्योंकि एक दिमाग में कई बार कैंडिडेट्स कह रहे थे सर डिफिकल्ट क्वेश्चन बहुत आते हैं. तो अगर आप स्टैटिक्स देखोगे तो उतने क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आते हैं. सबसे लास्ट वाली आप टेबल में देखोगे तो टोटल वाली जो टेबल है, तो out of 100 question there was only 10 question which were asked were difficult. 100 में से सिर्फ 10 क्वेश्चन डिफिकल्ट है, मतलब 90 क्वेश्चन वर आइदर इजी और मॉडरेट. तो यू कैन सॉल्व इट. तो इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे आज के सेशन में कि डिफिकल्ट क्वेश्चनों को कैसे टैकल करना है, हाउ वी आर गोइंग टू टैकल और हैंडल डिफिकल्ट क्वेश्चन. इफ यू सी कोडिंग डिकोडिंग, 10 question were again asked. There only 7 question were easy, 2 question were moderate, only 1 question were difficult. तो इस स्टैटिक्स से इतना तो समझ में आ रहा है कि पेपर इजी आने वाला है. ठीक है, तो पहला पॉइंट कि पेपर उतना टफ नहीं आने वाला है. रीजनिंग में काफी चीजें टफ होती हैं. आई मेक श्योर, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, आपसे कैट लेवल का एग्जामिनर पेपर नहीं पूछने वाला है. एक आध क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन आपसे पूरा पेपर उस लेवल का पूछ ले कि कैट के लेवल का, वो नहीं है. एग्जामिनर की भी साइकोलॉजी है, यू आर अ टीनेजर, तो आपसे उसी लेवल के क्वेश्चन पूछेगा जिस लेवल का आप लोगों की स्टडीज अभी चल रही हैं. आपसे ग्रेजुएशन के बाद वाले को जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी रीजनिंग आती है, उस लेवल के क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं पूछेगा. 1-2 क्वेश्चन को छोड़ दें. अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पर प्रोसीड करें 2019 और 20 के, तो आप कंपैरिजन करो कि सबसे पहली चीज आप अगर गौर करोगे तो नंबर्स ऑफ चैप्टर्स ही कम हो गए. यहाँ
वहां पर चैप्टर नंबर ज्यादा थे, 18 थे, यहाँ पर चैप्टर लगभग आधे हो गए, 9 चैप्टर्स, मतलब 9 चैप्टर से ही 9 क्वेश्चन पूछ लिए गए। ऑड वन आउट से जब लास्ट ईयर 10 क्वेश्चन पूछे गए थे एज कंपेयर टू दिस ईयर, यहाँ 22 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें 6 डिफिकल्ट हैं और 10 इजी हैं। एनालॉगी से 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें 6 इजी हैं, एक डिफिकल्ट है। अगर डिफिकल्ट नंबर क्वेश्चंस देखो आप, तो 100 में से सिर्फ 16 ऐसे सवाल हैं जो डिफिकल्ट लेवल के हैं, बाकी की रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर स्टिल इजी और मॉडरेट। तो यहाँ पर एक और आपके लिए एक बहुत रिलैक्सिंग पॉइंट है कि पेपर ऑन एन एवरेज इजी आता है। अच्छा, एक चीज और कि जो ये इजी आपके लिए एक बहुत रिलैक्सिंग पॉइंट है कि पेपर इजी आ रहा है, ये एक प्लस पॉइंट है और नेगेटिव भी है। हाउ इट इज प्लस पॉइंट? प्लस पॉइंट ये है कि इजी है, आप आराम से कर लोगे। इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि एक छोटी सी एक लाइन है, इफ इट इज इजी फॉर यू इट इज इजी फॉर एवरीवन। अगर ये पेपर आपके लिए इजी है तो ये सबके लिए इजी है, सो दैट्स इंक्रीज द कंपटीशन। अगर आप भी उसको सॉल्व कर सकते हो तो आपका दोस्त भी कर पा रहा है। तो अब फाइट कहां पर है? एक मान लेते हैं कि 5 नंबर का एक पेपर, एक छोटा सा एग्जांपल, तो 5 क्वेश्चन आपको भी आते हैं, 5 क्वेश्चन उसको भी आते हैं, तो कंपटीशन में एक ही को जीतना है, तो कैसे जीतोगे? तो वहां पर फिर टाइमिंग फैक्टर आता है, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो दिमाग में रखिएगा, इफ इट इज इजी फॉर यू इट्स ऑल्सो इजी फॉर रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स। तो दिस इज द स्टैटिक्स ऑफ 2019 पेपर। कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोग ट्राई करते हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उससे थोड़ा सा एक ओवरव्यू निकल कर आएगा, एक और थोड़ा सा हमें एक और काफी हम क्लोज हो पाएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, ऑड वन आउट से, ऑप्शन ए बी उसके आगे एक नंबर लिया हुआ है 8, ऑप्शन बी जे 1000, ऑप्शन सी जी 343, ऑप्शन डी के 133। अगर ऑप्शन ए पर आप देखेंगे तो इट्स रिटन बी एंड 8, ओके। देन नेक्स्ट ऑप्शन इज जे, इट्स 1000, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन इज जी 343 एंड देन इज के 1331। अब हमें इसमें ऑड वन आउट निकालना है। सबसे पहले ऑड वन आउट का पैटर्न समझते हैं कि ऑड वन आउट में करना क्या होता है। यहां पर 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, आपको एक ऐसा ऑप्शन को आपको अपना आंसर बताना है जो इस हमारे जो चारों ऑप्शन में ऑड है। अब वो ऑड किन तरीकों से हो सकता है? हो सकता है कि ये बाकी के ऑप्शन में कोई एक लॉजिक लग रहा हो, वो ऑप्शन कुछ एक तरीके के हो, एक पैटर्न के हो। एक ऑप्शन ऐसा है जो ऑड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक सब क्वेश्चन यहां पर लिखते हैं, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 एंड ऑप्शन डी 19। तो इफ आई आस्क व्हाट इज ऑड इन दिस, यू विल से सर ऑप्शन डी 19। अब इसमें ऑड क्या है? 19। व्हाई ऑड? क्योंकि रेस्ट ऑफ द नंबर आर इवन एंड दिस इज ऑड। दिस इज व्हाट टू बी डन इन ऑड मैन आउट। बाकी 3 में कोई एक कैटेगरी होगी जिसकी वजह से वो सेम होंगे, एक ऑप्शन ऐसा होगा जो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, दैट इज द ऑड वन। इस क्वेश्चन में अगर हम ट्राई करें तो बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है, जे की प्लेस वैल्यू 10 होती है, जी की प्लेस वैल्यू 7 और के की प्लेस वैल्यू 11। इससे पहले कि आप पैनिक हो कि सर ये प्लेस वैल्यू क्या हो गया, अब तो एकदम से परेशान हो जाओ, लेट मी मेक यू क्लियर कि प्लेस वैल्यू इज नो अदर रॉकेट साइंस, कोई स्पेस साइंस नहीं है। इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, ए से लेकर जेड तक। ए कम्स फ्रॉम द फर्स्ट प्लेस, सो ए प्लेस वैल्यू बिकम्स 1। Z comes on the last place, तो Z place value become 26th। B comes on second place, तो B की place value क्या हो गई? 2। Y second last पे आता है, तो Y की place value हो गई 25। इंग्लिश अल्फाबेट में C के आने का क्रम तीसरा है, थर्ड, तो C की place value क्या हो गई? थर्ड। So place value is nothing, just sequence of the alphabets in English alphabet। तो अब हमें कहां दिमाग लगाना है? अब हमें यह सोचना है कि 2 से 8 कैसे बनाया, हाउ टू बिकेम 8। तो हमारे दिमाग में तुरंत कनेक्ट करेगा, 2 का क्यूब होता है 8, 10 का 1000 से क्या रिलेशन है? अवर ब्रेन विल इमीडिएट कनेक्टेड, 10 का क्यूब होता है 1000। 7 का 373 से क्या रिलेशन है? 7 का क्यूब होता है 377। तो बाकी के जो ऊपर 3 ऑप्शंस अभी तक हमने सॉल्व किए हैं उसमें क्या हो रहा है कि जो भी अल्फाबेट दिया है उसका क्यूब कर दोगे आप, तो वो नंबर आपको रिक्वायर्ड डिजायर्ड नंबर मिल जाएगा। तो यह के इज रिटन, के इज 11 एंड
11 cube is 1331. So it should be 1331, but it is here 1333, and this is the odd. So यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया और ऑड हो गया. पैटर्न क्या था? बाकी के सारे जो ऑप्शंस हैं वो उनकी क्यूब्स रखे हुए हैं, लेकिन ऑप्शन डी में जो के है, जो के की वैल्यू 11 है, वो 11 का क्यूब वहां पर नहीं है. नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन पर प्रोसीड करें, एक बार क्वेश्चन को आप जरा गौर से देखिए. आप में से काफी लोगों को लगेगा सर ये रीजनिंग का क्वेश्चन है क्या? इज दिस अ रीजनिंग, बेसिकली अ क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग? लेट्स सी. These are the name of musical instrument. यहां पर आपकी रीजनिंग की कोई अलग से कोई आपको नॉलेज नहीं चाहिए कि रीजनिंग का कोई अलग ही फॉर्मूला काम कर रहा है. फर्स्ट ऑप्शन वीणा, सेकंड सितार, देन ड्रम, देन गिटार. अभी आपकी जनरल नॉलेज का टेस्ट है. आपको पता होगा कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में वीणा, सितार और गिटार दे आर बेस्ड ऑन स्ट्रिंग, बट ड्रम इज बेस्ड ऑन स्टिक्स. ड्रम स्टिक्स के थ्रू हम उसको प्ले करते हैं. तो विच इज ऑड? ऑप्शन सी इज ऑड. ड्रम इज ऑड हियर. ड्रम यहां पर ऑड हो गया. तो सेम चीज मैं वापस से अगर यहां पर बोलूं कि कुछ नया कुछ नहीं मिला आपको, एक नया सब्जेक्ट जरूर है, लेकिन कुछ अलग से कोई एक कॉन्सेप्ट नहीं आ गया, कोई अलग से कोई थ्योरी नहीं है. ऑल द थिंग्स वी सी इन बेसिक आवर डेली लाइफ इज कनेक्टेड टू रीजनिंग. फॉर एग्जाम्पल दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी इज द आंसर. कुछ इसमें अलग से कोई आपको रीजनिंग की कोई स्किल जरूरत नहीं थी. हमें जनरल नॉलेज थी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन है, हमें पता है ड्रम एक इसकी कैटेगरी में फॉलो नहीं करेगा, हमने अपना आंसर लगा दिया. दिस इज रीजनिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करेंगे. आपको अपनी स्क्रीन पर एक नॉन वर्बल का क्वेश्चन दिख रहा होगा, ऑड वन आउट. ओके, इसको क्वेश्चन को अगर आप देखोगे, ऑड वन आउट का ये जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, द फर्स्ट ऑप्शन में द टू ट्राइंगल्स आर ब्लैक कलर्ड एंड एडजेसेंट टू ईच अदर. पहले ऑप्शन में दो ट्राइंगल हैं, एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं और दोनों ब्लैक कलर से कलर्ड हैं. सेकंड ऑप्शन में अगर आप प्रोसीड करोगे तो वहां पर आपको दिख रहा होगा कि देयर आर टू ब्लैक कलर्ड ट्राइंगल एंड इन मिडिल देयर इज वन अनकलर्ड ट्राइंगल. एक खाली ट्राइंगल है जिसपे कोई ब्लैक कलर का कोई बॉक्स नहीं है. थर्ड ऑप्शन पर प्रोसीड करोगे, अगेन द सेम लॉजिक विच वॉज इन फर्स्ट वन. देयर आर two black colored triangle and they are adjacent to each other, they are neighbor to each other. When we move to option number 4th, again there are two triangles which are adjacent to each other, जो एक दूसरे के adjacent हैं और एक दूसरे के neighboring हैं. तो अभी odd कौन हुआ? जाहिर सी बात है दिमाग में तुरंत आंसर आ गया होगा आपके, सर ऑप्शन सेकंड. बिल्कुल सही है. क्या पैटर्न है कि बाकी के फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में लॉजिक क्या फॉलो हो रहा है कि जो ब्लैक कलर के ट्रायंगल है वो एक दूसरे के नेबर्स हैं, एडजेसेंट है, लेकिन ऑप्शन सेकंड में ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है. दैट इज ऑड. दिस इज द पावर, दिस इज द टेस्ट ऑफ योर विजुअल एनालिसिस. रीजनिंग के आपकी विजुअल एनालिसिस का ये टेस्ट हो गया. आगे बढ़ते हैं, एक और इंटरेस्टिंग सा सवाल देखते हैं, एनालॉगी. व्हाट इज द क्वेश्चन नेक्स्ट? आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा. पार्लियामेंट, ग्रेट ब्रिटेन, कांग्रेस का रिलेशन क्या है? एनालॉगी में क्या बेसिक कॉन्सेप्ट होता है? एक एग्जांपल देखते हैं. 5, 25, 6 क्वेश्चन मार्क. व्हाट एग्जामिनर इज आस्किंग कि जो 5 का रिलेशन 25 से है वो 6 का रिलेशन किससे होगा? तो 5 का 25 से क्या रिलेशन है? 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5, तो 6 का रिलेशन क्या हो जाएगा? 36. तो ये बेसिक आइडिया होता है एनालॉगी का. वहां पर वो आपको एक सेट देंगे जहां पर रिलेशन ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, आपको वो फाइंड आउट करना है और सेम रिलेशन आपको आगे कैरी फॉरवर्ड कर देना है एज इट इज इन द क्वेश्चन गिवन अबव. पार्लियामेंट का रिलेशन ग्रेट ब्रिटेन से, तो पहले तो हम ये समझेंगे कि पार्लियामेंट का ग्रेट ब्रिटेन से रिलेशन क्या है. तो पार्लियामेंट का ग्रेट ब्रिटेन से वो वहां की पार्लियामेंट है. फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया में जहां पर हमारे लोकसभा, राज्यसभा है, जहां पर हमारे एमपीज बैठते हैं जिसको हम सांसद बोलते हैं, तो वो संसद भवन होता है. वी ऑल्सो कॉल इट पार्लियामेंट. सेम थिंग इज इन ब्रिटेन. ब्रिटेन में जहां पर एमपी बैठते हैं उनके जो प्लेस है उसको पार्लियामेंट बोलते हैं. तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑप्शन सी, यूएसए वो जगह है कि जहां पर वो उनके एमपी होते हैं, एमपी बैठते हैं, उसको वो कांग्रेस बोलते हैं. आप ऐसे भी समझ सकते हैं. मैंने आप में से काफी लोगों को शायद ये पता भी होगा कि हम जो दिल्ली में हमारी जिसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं जहां पर एमपी बैठते हैं, सेम चीज सेम जो भी है वहां पर उसी पैटर्न को वहां पर यूएसए में उसको कांग्रेस बोलते हैं.
तो दिस इज अगेन, अब इसमें कोई रीजनिंग का अलग से कोई थ्योरी नहीं आई कैंडिडेट्स, दिस इज ऑल्सो अ टेस्ट ऑफ योर जनरल नॉलेज। ठीक, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? 64, 100 and what is the next digit? 16. अगेन एज वी डिड अर्लियर, 64 का 100 से जो रिलेशन होगा वो 16 का किससे होगा? आपके पास चार ऑप्शंस भी हैं, तो 64 को नंबर को देखते ही हमारे दिमाग में तुरंत आएगा कि ये तो सर 8 का स्क्वायर, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 8। हाउ 8 के स्क्वायर से 64 बना, 100 कहां से आएगा? फ्रॉम वेयर यू विल गेट 100? तो वी कैन डू लाइक दिस, 8 + 2। 8 में हमने क्या किया? 2 ऐड कर दिए, तो 8 में 2 ऐड कर दिए तो 10 हो गया, और 10 का स्क्वायर क्या हो गया? 100। सेम पैटर्न वी विल ट्राई देयर। 16, 4 का स्क्वायर होता है 16। प्रीवियसली हमने क्या किया था? जो पहली डिजिट थी उसके स्क्वायर में 2 जोड़कर स्क्वायर किया था, ऐसे 8 + 2। तो यहां पर क्या करेंगे हम? 4 + 2 होल स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36। तो व्हाट विल बी द आंसर? अगेन ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो अभी क्या पैटर्न बना? इस तरीके का हल्की फुल्की मैथमेटिक्स, मैंने प्रीवियसली आपको बताया, रीजनिंग इज नॉट कोर मैथमेटिक्स, इट्स अ बेसिक आइडिया ऑफ मैथमेटिक्स, सो यू कैन इजीली सॉल्व इट। लेट्स ट्राई टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अगला क्वेश्चन भी ट्राई करते हैं। दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन फ्रॉम नॉन वर्बल, जहां पर आपकी जो विजुअल मेमोरी है, जो विजुअल आपकी रीजनिंग है, उसका थोड़ा सा एनालिसिस और टेस्ट होगा। पहले अगर क्वेश्चन को अगर गौर से देखेंगे, एक सेट they have given you already one set, and second set with they have asked you the question. What is the pattern? This question is like this. Let's see here. अभी यहां पर क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में? ओके, अब देखोगे तो इस बॉक्स को यहां पर ले आए इन द नेक्स्ट फिगर। हाउ दिस बिकम? इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। व्हाट दे हैव डन? दे हैव जस्ट रोटेटेड इट एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम इस फिगर को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से लगने लगेगा, और एक यहां पर 2 सर्किल दिए हुए हैं, वन ऑब्वियसली वन विच इज ब्लैक कलर्ड एंड सेकंड वन इज एम्प्टी। तो सेम पैटर्न एंड सेम लॉजिक विल फॉलो इन द डिजायर्ड आंसर। जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उसमें भी हम सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, जो भी इमेज बनी है उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। हाउ विल इट बेबी लुक लाइक? लाइक इट इज लाइक दिस। एक ऐसी फिगर हमें दी हुई है जिसमें यहां पर कुछ फिगर्स मल्टीप्लाई ट्राइंगल, एंड दिस वाज प्लस एंड दिस इज मल्टीप्लाई। अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, मैं पूरी फिगर नहीं बना रहा हूं क्योंकि कई बार इससे भी हमारा काम चल जाएगा। एक बार जो नीचे लाइन दी है वो कुछ इस तरीके से दी थी। ओके, अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो दिस विल लुक लाइक दिस, ये कुछ इस तरीके की लगेगी। अब पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, दिस इज वेयर योर रीजनिंग स्किल्स आर रिक्वायर्ड, जहां पर आपकी रीजनिंग स्किल्स रिक्वायर्ड है। अगर आप ऑप्शन पे गौर करोगे, वहां पर आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो ऑप्शन डी को आप अपना आंसर बता सकते हैं। आंसर जो आप ऑप्शन डी, क्योंकि ऑप्शन डी सिंगल एक ऐसी फिगर है जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके उसी की तरह दिख रहे हैं। हाँ, अगर ऑप्शन डी की तरह 2 ऑप्शन इस तरीके से होते तो हमें थोड़ा सा और एनालाइज करना पड़ता, वो 2 ऑप्शन क्लैश कर जाते, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। लुक हाउ इजी इट इज। हमने पूरी फिगर को पूरा प्रॉपर चेक ही नहीं करना पड़ा, सिर्फ एक पैटर्न से, एक लॉजिक से कि पूरी फिगर एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, उसी से हमारा आंसर आ गया। दिस इज द बेसिक आइडिया। यहां पर जैसे इस क्वेश्चन में हमने अपनी रीजनिंग स्किल को अप्लाई किया, पूरा क्वेश्चन को ही नहीं बनाना नहीं पड़ा, वी हैव नॉट ड्रॉन द होल क्वेश्चन। थोड़ा सा लॉजिक पकड़ा, थोड़ा सा अपनी क्रिटिकल थिंकिंग लगाई, स्मार्ट वर्क किया और आंसर आ गया। दिस इज व्हाट रीजनिंग बेसिकली इज। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ सीरीज। कुछ नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे, 36, 34, 30, 28 एंड 24। हमें डिफरेंस निकालना है। अगर हम डिफरेंस निकालें तो 36 से 34 कैसे, क्या डिफरेंस है इनमें? -2।
फिर 34 के बाद आपको जो नेक्स्ट नंबर मिल रहा है वो 30 है, तो 34 से 30 कैसे आएगा, -4 करके आएगा। फिर 30 से 28 दिख रहा होगा, वो कैसे आएगा, अगेन -2। फिर 28 से 24 कैसे आएगा, अगेन -4, ये 24 आया, तो व्हाट इज द पैटर्न, फर्स्ट -2, फिर -4, फिर -2, फिर -4, एंड सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर, -2 हम करेंगे तो नंबर हमें मिल जाएगा 22। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, इस क्वेश्चन में -2, -4, -2, -4 का पैटर्न है। इज इट नॉट लाइक दिस, ऐसा नहीं है कि हर बार आपको इसी तरीके का पैटर्न मिले एग्जाम में। इट कैन बी मल्टीप्लाई ऑल्सो, समटाइम्स मल्टीप्लाई भी हो सकता है, ऐड भी हो सकता है, डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, अगेन फ्रॉम द सीरीज। सीरीज के काफी क्वेश्चन प्रीवियसली आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। पहली डिजिट इज 3, 3, 6, 18, 72, 3, 6, 18 एंड 72। अब 3 से 6 कैसे बनेगा, पहला लॉजिक दिमाग में आएगा सर इजी सा, 3 में 3 ऐड कर दो 6 हो गया, ओके। लेकिन क्या हम 6 में 3 ऐड करके 18 ला सकते हैं क्या, नो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो कुछ और लॉजिक ट्राई करना पड़ेगा। व्हाट कुड बी दैट लॉजिक, 3 into 2 6, 6 into 3 18, फिर 18 में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करें तो 72 हो जाएगा। तो लॉजिक क्या होगा, फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई 2, देन मल्टीप्लाइड बाई 3, देन मल्टीप्लाइड बाई 4, देन 72 विल बी मल्टीप्लाइड बाई 5। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आंसर विल बी 360। तो यहां पर क्या लॉजिक हुआ, मल्टीप्लीकेशन 2, 3, 4। देयर आर मल्टीपल लॉजिक इन सीरीज। सीरीज के कुछ अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जामिनेशन में जहां पर आपको काफी टाइम लगता है, उनको कैसे क्रैक करेंगे। तो जब स्ट्रैटेजी सबसे लास्ट में इस सेशन के हम लोग स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे तो वहां पर इस पॉइंट को रेस करेंगे कि जब क्वेश्चन थोड़े से टफ या डिफिकल्ट हो जाएंगे तो उनको कैसे हमको हैंडल या क्रैक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन माइट बी ऑफ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का आपको क्वेश्चन मिल रहा होगा, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड वेरी इजी चैप्टर। आपको 4, 5, 6, 7 नंबर के क्वेश्चन मिल जाते हैं कई बार, और बहुत आराम से विद इन फ्यू सेकंड्स, मींस 20 to 25 और 30 सेकंड्स में भी आप करेक्ट कर सकते हो। क्या क्वेश्चन है, इसमें आपको ऑप्शन दिया है इंडिया, यूपी एंड लखनऊ। आपको इनका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बताना है। वी नो यूपी, लखनऊ comes in UP, UP comes in India. So what will be the answer? The bigger circle is India, the smaller than that will be UP, the very smaller will be Lucknow. लखनऊ, यूपी एंड इंडिया, इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बताना है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो यही एक इकलौता एक ऐसा ऑप्शन है जो हमारा इसमें आंसर को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में इंडिया, यूपी और लखनऊ है, माइट भी अगर क्वेश्चन होता इंडिया, यूपी एंड एमपी, देन व्हाट विल बी द आंसर, इंडिया, यूपी और एमपी। ये इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो जो भी कैटेगरीज या जो भी हमें जो भी क्वेश्चन में जो भी वैल्यूज दी हैं, हमें उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करना है, दैट इज वेन डायग्राम। अगेन इजी टॉपिक। तो आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो थोड़ी सी अगर आप अपने रूम में सेल्फ स्टडी या प्रैक्टिस कर लेंगे, इट्स मोर देन सफिशिएंट। यू विल हैव अ हैंडसम स्कोर फ्रॉम दिस चैप्टर इन योर एग्जामिनेशन रूम। ओके, लेट्स ट्राई अनदर क्वेश्चन फ्रॉम दिस वेन डायग्राम चैप्टर। स्टार, मून एंड सन। अब यहां पर बेसिकली रीजनिंग का काम आपको सिर्फ इतना ही है, आप उनको कैटेगराइज करना है। बेसिकली आपकी ज्योग्राफिकल नॉलेज भी इसमें थोड़ी सी एडवाइस है, और बहुत बेसिक सी चीज है। वी ऑल नो सन इज अ स्टार एंड मून इज अ प्लैनेट। सो व्हाट विल बी द आंसर, ऑप्शन थर्ड। दिस विल बी सन, दिस विल बी स्टार एंड मून इज अपार्ट। सन एक स्टार है और मून एक सैटेलाइट है, तो उसको हम अलग कर सकते हैं। ये इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। ओके, तो इस तरीके के बेसिक से क्वेश्चंस रीजनिंग में पूछे जाते हैं। इट्स नॉट सो टफ टू क्रैक और हैंडल। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इट्स फ्रॉम रैंकिंग अरेंजमेंट टेस्ट। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, बस एक बार आप लैंग्वेज को अगर से प्रॉपरली पढ़ लोगे, देन इट्स इजी टू गो एंड इजी टू मूव ऑन। हाउ? इफ सालू इज टॉलर देन राखी, दिस इनइक्वलिटी की जो साइन है, ग्रेटर देन, लेस देन एंड स्मॉलर देन, इट्स नॉट न्यू,
वी आर फैमिलियर विद देम, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस अब उनका क्वेश्चन का पूछने का तरीका दूसरा हो गया है, क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम है, तो द यू कैन से द पैटर्न ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन इज बिट डिफरेंट। बाकी कॉन्सेप्ट्स तो हमारे जो इनइक्वलिटी की होते हैं, ग्रेटर देन और लेसन की, वो वही रहेंगे। बट राखी इज शॉर्टर देन शालू, इज टॉलर देन राखी बट शॉर्टर देन प्रेरणा। तो प्रेरणा इज टॉलर देन S and S is taller Shalu and Shalu is taller than Rekha. The next line is Rekha is as tall as Meghna. रेखा और मेघना की हाइट बराबर है बट टॉलर देन कोमल। तो ये हमने एक इक्वेशन फॉर्म कर ली। अब इसमें कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, यू कैन आंसर इट वेरी इजीली। तो व्हाट इज द क्वेश्चन? देन मेघना इज, द फर्स्ट ऑप्शन इज टॉलर देन राखी। इज मेघना टॉलर देन राखी? नो, राखी एंड मेघना आर इक्वल टू ईच अदर। फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। Let's move to option B. Meghna is shorter than Komal. Is Meghna shorter than Komal? Again wrong. Meghna is taller than Komal. It's wrong. Let's move to option C. Taller than Prerna. Is Meghna taller than Prerna? No. Prerna is tallest of them all. Prerna तो इसमें सबसे tall है. तो this option is also wrong. अब option D. This is again reasoning ability. आप कह सकते हो स्मार्ट वर्क। ऑप्शन डी आप पढ़े ना पढ़े, फाइनली आंसर वही होने वाला है, ठीक। लेकिन एक क्रॉस चेक कर लेते हैं। शॉर्टर देन सालू, यस, मेघना इज शॉर्टर देन सालू एंड शालू इज टॉलर देन मेघना। अब ए बी सी हमने 3 ऑप्शन इसमें सॉल्व किए, तीनों ऑप्शन हमारे गलत हो गए, तो बट ऑब्वियस है कि लास्ट वाला ऑप्शन तो सही हो जाएगा। ओके, लेट्स मूव ऑन द वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ दिस सेशन, स्ट्रेटजीज टू क्रैक मैट इन एनटीएससी। आपको अपनी स्लाइड में दिख रही होंगी कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर हमें फोकस करना है, और आप दिमाग में रखिएगा ऑल थ्रू द प्रिपरेशन आप लेवल ऑफ योर एनटीएससी। और सिर्फ एनटीएससी में नहीं, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको हेल्पफुल रहेंगे। सबसे पहली चीज, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। मार्क माई वर्ड्स, प्लीज रिमेंबर देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग टिल डेट इन एनटीएससी एग्जामिनेशन। अभी एनटीएससी एग्जामिनेशन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इफ दे चेंज द रूल इन द कमिंग ईयर तो नोटिफिकेशन में वो मेंशन रहेगा, लेकिन जब तक नोटिफिकेशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है एनटीएससी एग्जामिनेशन में, इसका फायदा उठाइए आप। मतलब आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, कोई क्वेश्चन आपको छोड़ना ही नहीं है। हाँ, आप कैटेगराइज कर सकते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 70 से 80 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको जल्दी हो रहे हैं और आप श्योर हैं कि ये तो मेरे सही होंगे। अच्छा, ये 70-80 नंबर मैंने लिख दिया तो वहां पे कुछ लोगों को, काफी कैंडिडेट्स को लग रहा होगा सर ये इतना बड़ा नंबर इतने कैसे होंगे। It's achievable task, and many of you, and I can say almost many of the candidates have achieved this target many times. ठीक, तो 70 से 80 क्वेश्चन जिनके आंसर आपके जल्दी आ रहे हैं या आपको श्योर है कि इनके आंसर मैं सही, उस पर थोड़ा सा ज्यादा टाइम कीजिए। और 20 से 30 वो क्वेश्चन जिसमें आपको यू हैव सो ठीक, या तो आप कहीं पर इन क्वेश्चनों में 2 ऑप्शन में कंफ्यूज है, आपको ये भी सही लग रहा है, बी भी सही लग रहा है, ठीक, तो देयर यू कैन ट्राई योर लक, ठीक, बट एटलीस्ट यू शुड अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। ओके, द सेकंड पॉइंट इज ऑल्सो अगेन इंपॉर्टेंट वन while attempting this NTSC examination. Do not spend much time in a question. एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा समय नहीं देना है। ये जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं ना फ्रेंड्स, these are just like a trap. ठीक, कुछ क्वेश्चन मुझे लगता है कि एग्जामिनर जानबूझकर इसलिए डाल देता है ताकि आप उसमें उलझे रहो, ठीक, आप परेशान हो जाओ। यही आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी का एनालिसिस है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं एक है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक, आपके दोनों पेपर 1 भी मान लीजिए, पेपर 2 भी ले लीजिए, 200 क्वेश्चनों का सबसे टफ क्वेश्चन है। ऐसा समझ लीजिए कि 10,000 में या 100 बच्चों में सिर्फ एक बच्चा सॉल्व कर सकता है, इतना टफ क्वेश्चन है, ठीक। तो 2 कैंडिडेट्स हैं, एक कैंडिडेट ए, गौर से सुनिएगा इस एग्जाम्पल को, और एक कैंडिडेट है कैंडिडेट बी, ठीक, 2 स्टूडेंट्स हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 1 टफेस्ट क्वेश्चन, इस मतलब 100 कैंडिडेट्स में सिर्फ एक ही सॉल्व कर पा रहा है, इतना टफ क्वेश्चन है। अब कैंडिडेट ए इस क्वेश्चन में भिड़ गया, वो ही स्टार्टेड सॉल्विंग दिस क्वेश्चन एंड ही टुक हार्डली 3 to 4 मिनट्स। उसको 3 से 4 मिनट लगे क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने में कैंडिडेट ए को, एंड ही हैव डन इट।
और उसने सॉल्व कर लिया और सही आंसर भी आ गया, ही कैन हैप्पी फॉर हिमसेल्फ, वो अपने लिए खुश हो सकता है कि अच्छा काम किया उसने, 3-4 मिनट जरूर लगे लेकिन क्वेश्चन का आंसर सही कर लिया। अब देखते हैं कैंडिडेट बी। ठीक, कैंडिडेट बी ने देखा कि क्वेश्चन बहुत लेंदी हो रहा है, इट्स अपार्ट फ्रॉम हिज मेंटल लेवल, उसके कह सकते हो उसके बस से बाहर है। ठीक है, उसने छोड़ दिया, वो दूसरे क्वेश्चन पर सॉल्व करने लगा, वो आगे बढ़ गया। तो अब बताइएगा कौन ज्यादा होशियार है, दिमाग में सोचिएगा। कैंडिडेट ए 4 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करता है, कैंडिडेट बी जिसने पहला क्वेश्चन को छोड़ ही दिया, जब 4 मिनट खत्म हो गए तो वो 8वें क्वेश्चन पर था या चौथे या 5वें क्वेश्चन पर था। तो हु इज मोर स्मार्टर, कैंडिडेट ए और कैंडिडेट बी? हालांकि कैंडिडेट ने वो क्वेश्चन क्रैक कर लिया जो सबसे टफ था, लेकिन ऐसा तो है नहीं एग्जामिनेशन में कि टफ क्वेश्चन के लिए आपको बोनस मार्क्स मिलने वाले हैं। ईच क्वेश्चन हैव अ सिंगल वेटेज, सेम वेटेज है, एक नंबर का तो एक ही क्वेश्चन होने वाला है। तो दिस इज योर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको ज्यादा टाइम देना है और कौन से क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं देना है। मैनी ऑफ योर कैंडिडेट्स, बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स इसी में अक्सर फंस जाते हैं और अपना टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये कैसे डेवलप होगा? अब सेकंड पॉइंट आता है, सर पता कैसे चलेगा किस पे कब ज्यादा टाइम देना है कि नहीं देना है? यू डू, आपके लिए उसको, इसके लिए आपको कुछ अलग से कुछ एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। व्हेन यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग यू विल कीप ऑन रियलाइजिंग, आपके दिमाग में खुद ब खुद ये चीजें आने लगेंगी कि हाँ ये क्वेश्चन आपको अभी के लिए स्किप करना है, बाद में देख लेंगे। तो आप खुद से ये डिसीजन मेकिंग आप बनाने लगोगे। लेकिन हाँ, इट्स रिक्वायर्ड अ प्रैक्टिस। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आपको समझ में आने लगेंगी चीजें। तो रिमेंबर, डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम इन अ क्वेश्चन। सेकेंड, the more you practice at home, the less you strain in exam. This is a basic fundamental rule. ये तो बेसिक रूल से छोटा सा रूल है। द मोर यू स्वेट इन योर स्टडी रूम, द लेस यू ब्लीड इन योर एग्जाम रूम। जितनी मेहनत अपने घर में कमरे पे स्टडी रूम में करोगे, उतना ज्यादा रिलैक्स अपने एग्जाम रूम में होगे। मींस एग्जाम के 2-4 दिन पहले से पढ़ना मत शुरू कीजिए, कीप स्टडिंग। हाँ, इट्स अ प्रेशर कि आपको अपनी कैरिकुलम्स के जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, जो मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट्स हैं, उन पर भी ध्यान देना है। बट यू हैव टू फाइंड द टाइम फॉर दिस ऑल्सो। जितना ज्यादा आप एग्जामिनेशन रूम में अपने सेल्फ स्टडी में आप थोड़ा सा प्रैक्टिस में टाइम लगाएंगे, उतना एग्जाम रूम में रिलैक्स रहेंगे। और इसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है फ्रेंड्स। मान लीजिए कि मैं एग्जाम देने गया, मैंने पहला क्वेश्चन किया गलत, मैंने दूसरा क्वेश्चन किया नहीं आया, मैंने तीसरा क्वेश्चन किया मुझे नहीं आया, मैंने चौथा क्वेश्चन किया वो भी मुझे नहीं आया। अब 5वां क्वेश्चन बहुत इजी था, लेकिन क्योंकि पिछले 4 क्वेश्चन मुझे नहीं आए, मैं साइकोलॉजिकली इतना डाउन हो चुका हूंगा कि अब वो 5वां क्वेश्चन हो सकता है वो इतना इजी हो, माइट बी पॉसिबल 15 का स्क्वायर ही पूछा हो, मुझे आता है लेकिन मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए कई बार क्या होता है कि एग्जाम रूम के अंदर ही हम डिप्रेस होने लगते हैं। लेकिन अगर इफ यू हैव डन अ गुड प्रैक्टिस, अगर आपने घर पे बहुत सारी प्रैक्टिस कर रखी है, तो एक कॉन्फिडेंस, यू विल एंजॉय द कॉन्फिडेंस, यू विल हैव अ कॉन्फिडेंस एंड दैट कॉन्फिडेंस विल मेक यू ओवरकम इन द एग्जाम रूम इटसेल्फ। तो mark my words, practice more at home so you may get a relax in examination hall. Next, if anyone asks me कि सर if there is any key to success, कोई एक ऐसी चीज बता दो जो एग्जामिनेशन के लिए की टू सक्सेस है, तो I would say only one word: solving previous year questions. Previous year के क्वेश्चन सॉल्व करोगे is the key to success. It's not only for the NTSC examination, it's for all other examination coming in your futures, after 12th, after graduation or any other competition. आप किसी भी एग्जाम पैटर्न के, अगर आप किसी भी एग्जाम को देना चाहते हो, तो आप उस एग्जाम के मूड को आप समझोगे पहले। यू हैव टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन। वो कैसे समझोगे? प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस एग्जामिनेशन का नेचर ये है, ये एग्जाम इस तरीके के सवाल पूछता है, तो दैट विल बी अ प्लस पॉइंट फॉर यू। एक और फायदा है कि बहुत बार ये देखा गया है, इन नॉट ओनली इन एनटीएससी एग्जामिनेशन, बहुत सारे एग्जाम में, एनटीएससी एग्जामिनेशन की अगर स्पेसिफिक बात करें तो एनटीएससी एग्जामिनेशन में बहुत बार ये देखा गया है, इन मैट पेपर और सैट पेपर ऑल्सो, कि प्रीवियस ईयर पेपर के जो बच्चे या जो कैंडिडेट्स
क्वेश्चन लगा कर गए हैं, प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के पेपर जो सॉल्व करके गए, उनको बहुत फायदा मिला है। उनको जब एग्जामिनेशन में रूम में गए तो उनको लगा कि ये क्वेश्चन तो वो घर पे सॉल्व कर चुके हैं। मींस कि बहुत बार पुराने क्वेश्चन दोबारा से रिपीट होकर आ जाते हैं, विद स्लाइट चेंज इन द डेटा, डेटा में थोड़ा बहुत चेंज करके वो दोबारा से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये भी एक फायदा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का, आपको कई बार रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाते हैं। Next point, try to build conceptual knowledge first. This is the main point which जो हमारे दिमाग में रखना है, which I would suggest you should always keep in your mind, कि पहले कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बनाने की कोशिश करें। कई बार कैंडिडेट्स क्या करते हैं जिसकी वजह से उनको वो डिजायरेबल रिजल्ट नहीं मिलता है जो वो सोच रहे होते हैं अपने लिए, स्पीड के लिए भागने लगते हैं। उनको लगता है 100 क्वेश्चन है, 120 मिनट है, जल्दी जल्दी करें, जल्दी जल्दी सीखें। जल्दी जल्दी सीखते भी हैं और फिर एग्जाम में भी जल्दी जल्दी करते हैं। दैट्स अ ड्रॉबैक। देखिए, कोई भी चीज हो, आप पहले किसी चीज की नॉलेज गेन करें। स्पीड इज बात, हाँ स्पीड इज इंपॉर्टेंट, मैं ये डिनाई नहीं कर सकता यहाँ पर कि स्पीड इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट्स इंपॉर्टेंट पार्ट, बट फर्स्ट नॉलेज देन स्पीड। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि आपसे बोला जाए कि साइकिल तेज चलाओ, यू हैव टू रन द साइकिल वेरी फास्ट, तो पहले आप क्या करोगे? पहले साइकिल चलाना सीखोगे या फिर पहले आप साइकिल को की स्पीड मेंटेन करना सीखोगे? तो बट ऑब्वियस सी चीज है, पहले आप साइकिल को चलाना सीखोगे, स्पीड मेंटेन इज सेकेंडरी। तो पहली बात तो यही है कि आप पहले तो नॉलेज गेन करो, उसके बाद स्पीड पर आओ। ऐसा आप पहले किसी भी चैप्टर, जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको आप समझ लें बहुत अच्छे से, थोरोली आप उनको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें, उसके बाद फिर सेकंड हम स्पीड पर काम कर सकते हैं। ठीक है, इसको जो एक और पॉइंट है, लर्न टू पिक क्वेश्चंस इज एग्जामिनेशन हॉल। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि आपको एक आइडिया होना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में कि कौन से क्वेश्चन आपको पहले सॉल्व करना है, कौन से बाद में। मींस जो डिफिकल्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ट्रैप होंगे, जो अगर आपको लग रहा है ये ट्रैप है, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको 2-3 मिनट लगेंगे, इसके फॉर इट राइट नाउ। हाँ, दिस इज अ हार्ड डिसीजन टू मेक। हालांकि ये एग्जामिनेशन रूम में एक बड़ा हार्ड डिसीजन होता है कैंडिडेट्स के लिए कि वो उसको क्वेश्चन को सोचे कि इसको छोड़ दें, हम आगे देखें। उसको लगता है इस क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे तो हमारा तो एक नंबर चला जाएगा। हाँ सही बात है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इसमें 3-4 मिनट लग रहे हैं तो आप उसकी एक वर्थ देखिए। 4 मिनट में एक क्वेश्चन, और उसी 4 मिनट को अगर आप स्किप करके आगे बढ़ जाते हो तो 4 मिनट में 5 क्वेश्चन। तो खुद से एवेल्यूएट कर लीजिए व्हाट इज मोर बेनिफिशियल, क्या करना चाहिए। तो यू हैव टू लर्न टू पिक द क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन हॉल। हालांकि ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, जैसे 100 में से 10 क्वेश्चन, 100 में से 16 क्वेश्चन 2019 में आए थे। और ये कैसे चूज होगा? जब आप प्रीवियस ईयर पेपर के बहुत सारे पेपर आप सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट एन आइडिया ऑफ योर ओन। ठीक, तो candidates, this was the basic idea and basic strategy of NTSC examination. There is many more things to learn and many more things to study. तो I hope best for your examination. I wish very best, all the very best for your examination. कि आप अपनी तैयारी बहुत मेहनत से करिए, बहुत अच्छे से तैयारी करिए. You will get very good and very nice results. So remember all these points. मैट इज नॉट, फाइनली आई वुड लाइक टू कंक्लूड, मैं ऐसे कंक्लूड करूंगा कि मैट एक कोई बहुत प्रॉब्लमैटिक चीज नहीं है। अगर बच्चों से पूछी जाती है तो ये सॉल्व हो जाती होगी, और हर साल बहुत सारे कैंडिडेट्स क्वालिफाई होते ही हैं। तो अगर वो कर सकते हैं, इफ दे कैन डू इट, वी कैन डू इट। मतलब चीजें सॉल्व होती होंगी तभी तो लोग करते होंगे। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि वी कांट डू इट. It's very easy going subject. We can handle it very easily. So I wish very best wishes to all of you sitting over there and aspiring for NTSC examination, because NTSC examination is just not limited to scholarship. ये सिर्फ scholarship के लिए नहीं है. It's more than scholarship. आप NTSC examination qualify करते हो तो स्कॉलरशिप के अपार्ट जो आपको वैल्यू एडिशन मिलती है, आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग होता है, दैट यू हैव बीन क्वालिफाइड अ गवर्नमेंट सर्टिफाइड एग्जामिनेशन एंड यू आर वेरी फ्यू ऑफ देम, you can feel like a champion. So it's more than a scholarship. So I wish very best to all of you sitting over there. Keep studying, keep practicing, and keep working very hard. Thank you.